हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन हमारे अगर सिलेबस की बात करें तो 9th NTSC के सिलेबस में है और 11th क्लास में भी मोशन इन वन डायमेंशन है। तो मोशन इन वन डायमेंशन को हम लोग डिटेल में चेक करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। तो हम लोग यहाँ रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करेंगे। तो रेस्ट और मोशन है क्या, पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि रेस्ट और मोशन से हम लोग क्या समझेंगे। तो पोजीशन, किसी भी बॉडी का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन किसी बॉडी का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले रेस्ट को डिफाइन करते हैं। रेस्ट को डिफाइन करते हैं तो रेस्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे इफ एक पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, एक पोजीशन ऑफ एनी बॉडी does not change with respect to time, does not change with respect to time is known as rest। या फिर हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में। यानी किसी बॉडी का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। दूसरी तरफ हम लोग मोशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मोशन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं कि एक पोजीशन ऑफ बॉडी, एक पोजीशन ऑफ बॉडी changes, a position of body changes with respect to time, a position of body changes with respect to time, then the body is said to be in motion, then the body is said to be in motion। यानी किसी बॉडी का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी रेस्ट में है, और अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो बॉडी क्या है, मोशन में है। हमने मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर लेंगे, जो हम लोग मोशन में यूज करेंगे, वो लेते हैं हम लोग डिफाइन करने के लिए स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर को भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केलर को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज स्केलर? स्केलर है द फिजिकल क्वांटिटी having magnitude only, the physical quantity having magnitude only is known as a scalar quantity. For example distance, speed, work, energy, ये सभी अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। यानी इन सभी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर की। वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। तो वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction। The physical quantity having magnitude as well as direction and follows vector rules, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर रूल्स को फॉलो करे, तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेलोसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन ले सकते हैं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, और वो वेक्टर रूल्स को भी फॉलो करें। यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है
कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर रूल्स को फॉलो करें, तो उन्हीं को हमें क्या करना है, वेक्टर क्वांटिटी लेना है। नहीं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वाले बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन हम लोग उन्हें क्या करते हैं, स्केलर में कंसीडर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग उन्हें वेक्टर नहीं मानते, उन्हें स्केलर में ही ट्रीट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा रेस्ट एंड मोशन को हमने डिफाइन किया और स्केलर और वेक्टर को हमने डिफाइन किया। एक यहाँ पर और कंसेप्ट हम लोग बात करें कि जो रेस्ट एंड मोशन हमने लिया है, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, यानी रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। इसका मीनिंग क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, यानी इसका मीनिंग ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसके लिए सपोज कर ले अपने पास कि सपोज कर लेते हैं कि कोई अपने पास ट्रेन है और इस ट्रेन के इनसाइड में एक पैसेंजर है, दो ले लेते हैं, दो पैसेंजर है ट्रेन के इनसाइड में, और एक पैसेंजर है जो ग्राउंड पर है, एक पैसेंजर ग्राउंड पर है, इसका ये 1 2 एंड 3। तो ट्रेन अगर मूविंग है, ट्रेन यहाँ पर मूविंग कंडीशन में वी वेलोसिटी से सपोज कर ले ये ट्रेन मूव कर रहा है, तो पैसेंजर 1 अगर पैसेंजर 2 को ऑब्जर्व करे तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि पैसेंजर 2 आर इन रेस्ट, यानी पैसेंजर 1 ने 2 का ऑब्जर्वेशन लिया तो इसने क्या बोला कि पैसेंजर 2 आर इन रेस्ट। लेकिन पैसेंजर 3 ने जो पैसेंजर 2 का ऑब्जर्वेशन लिया तो पैसेंजर 3 ने क्या बोला कि पैसेंजर 2 आर इन मोशन बिकॉज ट्रेन इज इन मोशन। इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, पैसेंजर 1 का ऑब्जर्वेशन था कि पैसेंजर 2 क्या है, रेस्ट में है, लेकिन पैसेंजर 3 का ऑब्जर्वेशन क्या था पैसेंजर 2 के लिए कि वो मोशन में है, यानी पैसेंजर 2 के लिए ऑब्जर्वेशन हो गया कि पैसेंजर 2 रेस्ट में भी है 1 के लिए, और 3 के लिए पैसेंजर 2 क्या है, मोशन में भी है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सेम सिचुएशन, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में भी हो रहा है और मोशन में भी हो रहा है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस सिचुएशन में है। तो पैसेंजर 1 और 2 का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मूविंग है, और पैसेंजर 3 का जो ग्राउंड पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में है। तो इन दोनों का डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट सिचुएशन मिलेगा, तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ऑब्जर्वेशन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग वेक्टर पे थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मोशन के अपने टॉपिक्स लेकर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग वेक्टर पर बात कर लेते हैं जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तभी हमने वेक्टर को डिफाइन किया है, और वेक्टर को डिफाइन करते टाइम हमने यहाँ पे यूज किया है कि वेक्टर के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या बोला है कि व्हाट इज वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन यानी वो वेक्टर रूल्स को फॉलो करें। तो वेक्टर रूल्स को फॉलो करें तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ वेक्टर्स में बात करेंगे। जैसे वेक्टर्स में हम लोग बात करते हैं कि एक तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक्स पे कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो ये अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो इनको क्यों यूज करते हैं, इन वेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, इन वेक्टर्स को डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपने पास x y एंड z, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को x एक्सिस के अलोंग शो करना होगा, उसके डायरेक्शन को शो करना होगा, तो x एक्सिस के अलोंग जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे वो i कैप लेंगे, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो j कैप लेंगे, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेंगे हम लोग वो k कैप लेंगे। तो ये i कैप, j कैप, k कैप हमें क्या बता रहे हैं, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि x डायरेक्शन में क्या होगा उसका डायरेक्शन, y में क्या डायरेक्शन होगा और z में क्या होगा। तो इस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं i, j एंड k। तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे थे, जहां भी अगर अपने पास i, j, k मिले, इसका मीनिंग क्या है कि वो x एक्सिस के अलोंग है, i है जिसमें y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग है। दूसरा हम लोग वेक्टर में बात करेंगे कि किसी भी दो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो सपोज कर ले अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर
एंड बी वेक्टर, ये टू वेक्टर्स हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल है सपोज कर ले थीटा है। यानी अपने पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर मान लेते हैं। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर है तो आर का यानी रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं अभी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कभी जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होगा दो वेक्टर का तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे दो वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए। यहाँ पर अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर थे, यानी ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यानी इसको ए वेक्टर ले लेते हैं, इसको बी वेक्टर ले लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में होगा। ये आर वेक्टर ले लेते हैं और आर वेक्टर हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग इस एंगल को निकालना चाहें, यानी इस रिजल्टेंट जो है ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अगर सपोज कर ले अल्फा ले ले तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। tan अल्फा मान लेते हैं, ये आता है बी साइन थीटा यानी बी वेक्टर डिवाइडेड बाई साइन, ये बी वेक्टर साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग उस एंगल को निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा जो है ये tan ऑफ अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा को निकाल सकते हैं और tan ऑफ अल्फा क्या बताएगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि कितने डिग्री के एंगल पर ये इंक्लाइंड है। यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा वेक्टर का और आइडिया लेते हैं और उस वेक्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमें कैसे करना है, क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, दो तरह के मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे यहाँ पर, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन के लिए टू टाइप्स के मल्टीप्लीकेशन है, एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है और एक वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है। तो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन जो अपने पास वो है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो देखते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। सपोज कर ले अपने पास ए वेक्टर जो है वो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप है और बी वेक्टर जो है अपने पास वो है x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है अपने पास जो होता है ab cos थीटा, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ab cos थीटा, जहां पर a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। मैग्नीट्यूड भी मैं बताता हूं किस तरह से मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमने a लिख रखा है इसका मीनिंग क्या है, इसको मॉडुलस में इस तरह से लिखेंगे, यही मैग्नीट्यूड ऑफ a है और ये अपने पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट इन सभी का कोएफिशिएंट के, i का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर निकालें हम लोग तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया। ये यहाँ पर a और b जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। दूसरे से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर हम लोग निकालना चाहे यहाँ से, तो पहले हम लोग a वेक्टर ये रिजल्ट और b वेक्टर को लिख लेते हैं दोनों के बीच में, यानी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें ले लेना है x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k के साथ। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम वाला जो कोएफिशिएंट है ये 1 होगा, यानी x1 x2 जो फाइनल रिजल्ट होगा वो लिख देता हूं मैं y1 y2 प्लस z1 z2। ये आ जाएगा यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर का रिजल्ट जो होगा यहाँ पर। अब राइट हैंड साइड में अपने पास i j k नहीं है, हमने शुरू में ही बात किया था कि वर्ड i j k क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मीनिंग है कि इसके राइट हैंड साइड में i j k नहीं है और i j k नहीं है, इसका मीनिंग है कि ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है इसलिए स्केलर है।
दूसरा हमने किस बेसिस पर लिखा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जहां भी अपने पास आई डॉट आई आएगा 1 हो जाएगा, जे डॉट जे होगा इसको 1 कर देना है, और के डॉट के होगा इसको भी 1 कर देना है। और अगर डिफरेंट वाले की बात करें, जैसे आई डॉट जे ये 0 होगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा, और के डॉट आई ये भी 0 होगा। यानी डॉट प्रोडक्ट में सेम अगर हम लोग लें, सेम यूनिट वेक्टर का ले डॉट प्रोडक्ट तो वो 1 होगा, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो एक का एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो अपने पास इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेना है, जैसे आई डॉट आई, तो इसमें से एक तो ए है और एक बी है। अब यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हमने शुरू में ही बात किया था कि क्या यूनिट वेक्टर है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर b का मैग्नीट्यूड 1, और फिर cos ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, और दोनों i है, इसका मीनिंग क्या है, दोनों x एक्सिस के अलोंग है, तो ये भी i है, ये भी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, तो cos ऑफ 0। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1 मल्टीप्लाई cos ऑफ 0 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, i डॉट i 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सबको निकाल रखा है। तो यही अगर i डॉट j ले तो यहाँ तक तो सेम होगा, और ये i और j के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, इधर i है और इधर j है, तो इनके बीच का एंगल 90, और यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए i डॉट j क्या है, 0 है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि स्केलर प्रोडक्ट हमें कैसे यूज करना है, यानी ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है कि व्हाट इज a डॉट b, दैट इज इस तरह से हमें क्या कर लेना, अगर इस तरह से दिया जाए तो i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, j के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, और k के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, और सीधा रिजल्ट लिख देंगे। और एक फार्मूला हमें ये याद रखना है डॉट प्रोडक्ट में कि व्हाट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दैट इज ab cos थीटा, व्हाट इज a एंड b, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर सपोज कर ले अपने पास कोई वेक्टर a दे रखा है, जैसे वो xi yj और zk, ये कोई वेक्टर दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड तो हमें निकालने आ गया कि मैग्नीट्यूड में क्या कर देना, हमें अंडर रूट लेकर के उनके कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर ले लेना है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अगर इसी वेक्टर का हम लोग क्या करें, यूनिट वेक्टर निकालना चाहे, जैसे a कैप निकालना चाहे, तो a कैप क्या है, a कैप है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ये a कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये a वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया, तो वेक्टर यानी इसकी जगह ये पुट कर देना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की जगह ये पुट कर देना है, और इससे क्या हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद मोशन पर हम लोग चलेंगे और मोशन के डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की। सेकंड जो है अपना वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर ले लेंगे, जैसे अभी हमने लिया था, तो a वेक्टर दैट इज x1i y1j z1k, एंड b वेक्टर दैट इज x2i y2j एंड z2k। तो a वेक्टर और b वेक्टर हमने लिया। जब हम लोग a क्रॉस b लिखेंगे, a क्रॉस b, तो पहले तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वहीं की तरह, और ये क्या होगा, ये होगा ab sin थीटा, a क्रॉस b दैट इज ab sin थीटा। तो यहाँ पर a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। मैग्नीट्यूड निकालना हमने पहले बताया था, उसी तरह से मैग्नीट्यूड यहाँ निकलेगा। दूसरा अब हमें क्या करना है, a क्रॉस b, जैसे हम लोग वहां पर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 लिया था, तो इसी तरह से हमें क्या करना, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट भी है, जैसे वहां डॉट प्रोडक्ट लिखा था ना, उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो दूसरा देखते हैं कि a क्रॉस b, तो a क्रॉस b हम लोग लिखेंगे, a क्रॉस b, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म यूज करेंगे, ये i j k ले लेते हैं, और इसके नीचे x1 y1 z1 x2 y2 z2। थोड़ा इजी हो जाएगा इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। हमने इनके कोएफिशिएंट को लिख दिया, ये i j k पहले लिख दिया, फिर ये x1 x2 y1 y2 और z1 z2 इस तरह से लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे, एक्सपेंड करके जब a क्रॉस b लिखेंगे, तो इजी गोइंग हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ से। उसके लिए हमें करना क्या है कि जो ये i है, पहले i लिख लेते हैं, फिर i के बाद ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्या कर देना, लेफ्ट कर देना है। तो अब बच क्या गया अपने पास, ये 4 बच गए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर माइनस के साथ इसको इसके साथ करेंगे, तो y1 z2 माइनस y2 z1, ये हो गया। फिर अब हम लोग j को कंसीडर करेंगे, लेकिन j को हम लोग माइनस के साथ कंसीडर करेंगे, माइनस j,
माइनस से। आप फिर क्या करना है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देना है। तब अपने पास क्या बचा, x1 z2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस के साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x1 z2 माइनस x2 z1, फिर प्लस के साथ k ले लेंगे, प्लस के साथ k ले लेंगे, फिर यहाँ पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देंगे तो अपने पास ये 4 बच जाएंगे। तो इसमें x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1, इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर a क्रॉस b बना दिया। ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्रॉस b के लिए। अब यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया, यहाँ पर माइनस क्यों लिया, तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर जो ये क्या है, ये अपना फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो इसी तरह से ये एक रो और कॉलम, यानी हम लोग सभी के साथ क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई रो प्लस कॉलम करेंगे। तो -1 यानी फर्स्ट वाले में क्या था अपना, ये जब हमने i लिखा तो i को प्लस में लिखा। क्यों प्लस में लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 की पावर, रो भी 1 कॉलम भी 1, तो -1 की पावर 2 दैट इज 1, तो इसलिए हमने इसको प्लस में लिख रखा। ये क्या अपने पास ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो है, तो -1 की पावर j का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो सेकंड कॉलम प्लस फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 3 और ये इक्वल्स टू -1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रखा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्लस रख रखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में है, तो 3 + 1 4 -1 की पावर 4, फिर से ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनके कोएफिशिएंट को लिख रखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में ijk है और ijk हमें क्या शो कर रहे हैं, ijk हमें डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये वेक्टर है, यानी a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट बनेगा वो फिर से वेक्टर बनेगा। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। हमने इस तरह से यहाँ पर देखा। अब हम लोग मोशन चैप्टर पर चलते हैं और 1 बाय 1 करके वहां पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मोशन में हम लोगों ने रेस एंड मोशन को डिफाइन कर लिया था और स्केलर और वेक्टर भी हमने देख लिया। वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमने देख लिए कि किस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट का वेक्टर क्या है और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक मोशन में लेंगे वो हम लोग लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड और ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने ले लिया और ये यानी ये A है, ये B है और ये C। कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले A से B पर जा रहा है और फिर B से C पर जा रहा है, तो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ की हम लोग बात करें, एक्चुअल पाथ की अगर बात करें तो एक्चुअल पाथ क्या है, यहाँ पर है कि वो A से B तक गया यानी AB और फिर B से C पर गया यानी BC। तो ये एक्चुअल पाथ है। अगर हम लोग AB को 10 ले ले 10 मीटर और BC को भी 10 मीटर ले ले तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 10 यानी 20 मीटर। तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट को हमने क्या नेम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। तो ये क्या मिल गया हमें, ये एक्चुअल पाथ क्या है, ये डिस्टेंस है। ये एक्चुअल पाथ से हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। सेकंड हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहीं पर निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहां से किया था, ए से स्टार्ट किया था, तो ए क्या है, इनिशियल। ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज ए एंड सी। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन उन दो पॉइंट्स को लेकर के ड्रॉ कर देंगे हम लोग और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ।
यानी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज AC। एंड व्हाट इज AC? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अगर यहां से क्या करें, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहां से निकाल लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कितना है यहाँ पर, AC है। और AC फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो अंडर रूट ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। और ये आ जाएगा फाइनली यहां से सॉल्व होके 10√2 मीटर। तो 10√2 मीटर आ गया। और ये शॉर्टेस्ट पाथ से हमें क्या मिला, शॉर्टेस्ट पाथ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यानी व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से हमने लिया। दूसरी चीज, हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस स्केलर है। डिस्टेंस जब स्केलर है और यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ यानी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट मीटर है, m से डिनोट कर लेते हैं। दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसका भी यूनिट सेम है, जो यूनिट डिस्टेंस का है यानी मीटर है और इसको भी m से डिनोट करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या है, मीटर है। दूसरे अगर हम लोग इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे तो हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का क्या लेना हमें, यहां भी मैग्नीट्यूड लेना है। यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उनको कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या मिलेगा, या तो उसके बराबर होगा, उससे बड़ा मिलेगा। उसके इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। सपोज कर लीजिए AB है, तो अगर A और B के बीच में हम लोग बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस भी AB है और डिस्प्लेसमेंट भी AB है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर इक्वेट कर लिया कि दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने कंपेयर कर लिया कि स्ट्रेट लाइन के मोशन में भी हमने चेक कर लिया कि दोनों का सिचुएशन क्या होगा, सेम होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेस्ट, उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इस पर बेस्ट चेक करते हैं कि किस तरह से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस पर बेस्ट। फर्स्ट एग्जांपल, उसके लिए हम लोग करते क्या है, कोई सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं और इस सर्कुलर ट्रैक से सपोज कर ले यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्वार्टर डिस्टेंस मेट कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म पर क्वार्टर डिस्टेंस इस तरह से मेट कर रहा है। यानी ये A है और A से B पर गया, तो A से B पर गया, सपोज कर लिए ACB, तो ये उस तरह से और ये R रेडियस है यहाँ। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो व्हाट इज डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो ACB R का है। डिस्टेंस होगा वो R के ACB होगा, तो उसको निकालेंगे तो टोटल जो अपने पास सर्कमफेरेंस और 2 पाई R है, तो 2 पाई R का कितना पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट है, इसका मीनिंग क्या है, 2 पाई R/4 दैट इज पाई R/2। तो पाई R/2 अपने पास क्या क्या डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को क्या कर देना होगा, ज्वाइन कर देना होगा। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज AB दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और ये AB क्या होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो यार है, तो अंडर रूट R² प्लस R², और ये आ जाएगा अपने पास R√2। तो R√2 तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और पाई R/2 क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। तो ये सिचुएशन हमने यहाँ पर चेक कर लिया। नेक्स्ट हम लोग और चेक करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस। जैसे सपोज कर ले अपने पास ये
ये ABC है, A B C एंड D। ABC हमने A B C एंड D ले लिया। अब सपोज कर लिया अपने पास जो ये X है, ये Y है और ये Z है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है और एक्चुअल पाथ इस तरह से चल रहा है, पहले A से B, देन B से C, देन C से D। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस दैट इज एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ है AB प्लस BC प्लस CD। AB कितने है? X है, BC Y है और CD Z है। तो X प्लस Y प्लस Z मीटर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं किस तरह से निकालना है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी A से D को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे और इसी AD को हमें फाइंड आउट करना है जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। अब AD को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरह से लाइन ले लेंगे और इस लाइन को आगे ले चलते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अपने पास ये Y है तो ये भी क्या होगा? Y होगा। और ये डिस्टेंस Z है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? Z होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें अपने पास परपेंडिकुलर Y के इक्वल है और बेस X प्लस Z के इक्वल है। तो इसी को क्या कर देंगे? अंडर रूट X प्लस Z होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। और इससे हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग इस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कर रहे हैं? चेक कर लिया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पर बोलेंगे स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो 1 बाय 1 करके उन्हें चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्पीड को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं। स्पीड है क्या? ये है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। फॉर्मूला जो बन जाएगा वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड क्या है? स्केलर है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। स्केलर है और यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड है। ऐसा यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड है। दूसरी तरफ अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें, वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। तो हमने देख लिया, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर लिखें यहां से तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। क्या है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। और यूनिट इसका भी क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये हमने देख लिया और हम लोग यहां से चेक करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी हमने देख लिया। अब यहां पर भी उसी तरह से हमने जैसे मोसे उसमें चेक किया था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड is greater than equals to magnitude of velocity. Magnitude of velocity. Magnitude of speed is greater than equals to magnitude of velocity. और इक्वल कब होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में इक्वल होगा। दूसरे जो वेक्टर है, यानी स्पीड जो है, स्पीड की बात करें तो स्पीड इज नेवर निगेटिव। नेवर निगेटिव। स्पीड निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो निगेटिव, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसी तरह से वेलोसिटी ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ये डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होगा, निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से स्पीड क्या होगा? स्पीड निगेटिव या जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं इनका क्या है, किस तरह से हम लोग इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं जिसमें हम लोग दोनों ही देखेंगे कि स्पीड कैसे निकलेगा और वेलोसिटी कैसे निकलेगा।
तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस पर रेस्ट। सपोज कर लें इस तरह से अपने पास ये दे रखा है ए बी सी, 3 पॉइंट है, तो पहले ए से बी देन बी से सी। ए बी अपने पास 10 मीटर है और बी सी भी अपने पास 10 मीटर है, और ए बी ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है 5 सेकंड है और बी सी ट्रेवल करने में भी टाइम जो है 5 सेकंड है। तो यहाँ से ए सी को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या, स्पीड। सबसे पहले स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ दैट इज ए बी प्लस बी सी, और इनमें टाइम कितना लग रहा है 5 + 5, 5 + 5। तो ए बी कितना है 10, बी सी कितना है 10, डिवाइडेड बाई 5 + 5 इज 10, दैट इज 20/10। ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ac, और टाइम कितना है 5 + 5। टाइम सेम रहेगा क्योंकि a से c तक जाने में टाइम तो उतना ही लगा 10 सेकंड, बस डिस्प्लेसमेंट हमने ये ले लिया। तो ac कितना होगा, ac हमने पहले फाइंड आउट किया था, ये 10√2 होगा, और डिवाइडेड बाय 10 तो √2 हो जाएगा, तो √2 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। यानी ये तो कितना स्पीड कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी कितना आ गया √2 मीटर पर सेकंड हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, किस तरह से हम लोग निकालेंगे वो चेक करिए। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीड को चेक करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीड पर चल के ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन या फिर इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं एक तरह से बात करें तो। इसमें यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, in equal intervals of time, equal distance travel in equal intervals of time, then the body is said to be, body is said to be moving with uniform speed, यानी जब किसी बॉडी का क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रेवल करे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, एक तरफ हम लोग डिस्टेंस लेंगे, फिर दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइम लेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 मीटर जो उसने ट्रेवल किया वो 1 सेकंड में ट्रेवल किया है, नेक्स्ट 10 मीटर उसने ट्रेवल किया वो 2 सेकंड में ट्रेवल किया है, फिर 20 मीटर जो उसने ट्रेवल किया वो 4 सेकंड में ट्रेवल किया है, फिर अपने क्या कर लिया, फिर 5 मीटर उसने ट्रेवल किया 1 सेकंड लगा, और फिर 10 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड लगा। यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम दे रखा अपने पास, डिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है, और हम लोग क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये तो डिस्टेंस चल रहा है और इधर अपने पास टाइम चल रहा है। दूसरी चीज की यूनिफॉर्म मोशन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। तो वो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हमने यहाँ पर डेटा ले रखा है, इसी डेटा को रिप्रेजेंट करके हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा वो डिस्टेंस और टाइम का है, यानी एक साइड हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस ले लिया, दूसरा साइड क्या कर लिया, टाइम ले लिया। तो इस साइड हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं और इधर टाइम ले लेते हैं, और इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो डिस्टेंस के टोटल एक बार चेक करते हैं। तो 5 + 10 15 + 20 35 + 5 40 + 10 50 है, और इधर अपने पास 1 + 2 3 + 4 7 + 1 8 and 2 10 है। तो इधर हमें क्या करना है, डिस्टेंस में मैक्सिमम 50 रखना है। तो 1 2 3 4 5 यानी 10-10 का इंटरवल हमने रख लिया, और इधर हमें क्या करना है 10 रखना है, इधर हमें 10 रखना है, 4
2 6 and 1 7 and 3 10 रखना है, तो दो के इंटरवल 2 4 6 8 10 रख लें। ये 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 8 10 और ये 10 मीटर 20 30 40 एंड 50। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं और इनको प्लस करते चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे। यानी अपने पास क्या है, ये 5 है, तो 5 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो 5 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये 10 है तो इसका हाफ ये 5 हो जाएगा, और ये 2 है तो इसका 1, तो इन दोनों के इधर से चले तो ये लोकेशन मिल गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो 10 प्लस 5 15 के है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 के, 1 प्लस 2 3, ये ऐड अप होते चले जाएंगे, तो 5 प्लस 10 15 और ये 1 प्लस 2 3 सेकंड में 15, तो 10 और 20 के बीच में 15 मिलेगा और इधर 2 और 4 के बीच में 3 मिलेगा। इस तरह से यहाँ आएंगे तो ये लोकेशन मिल जाएगा, ये आ गया अपने पास, ये लोकेशन ये आ गया। नेक्स्ट अपने पास है कि उस 15 में अब 20 प्लस होगा तो 35 होगा, और 35 किसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 प्लस 2 6 and 1 7, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 35 है, तो ये 30 और 40 के बीच में अपने पास ये 35 वाला लाइन है, और इधर हमें क्या करना है 6 और 8 के बीच में 7 लेना है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 35 प्लस 5 40 है और 47 प्लस 1 8 है, तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 40 है, तो ये इसी के पास लाइन आ जाएगा, ये पॉइंट मिल गया। और नेक्स्ट अपने पास है वो टोटल ऐड कर दे 50 है, और इधर टोटल ऐड करें तो 10 है, तो ये 50 है, और इधर से ये लेते चले तो ये 10 है, तो ये मिल गया। जब इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे एग्जैक्ट स्केलिंग से, जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसी से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। जब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, यानी स्ट्रेट लाइन जैसे ही अपना ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा तो वह स्ट्रेट लाइन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को शो करेगा। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, तो हमने यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब हम लोग इसी तरह से आगे चलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं और देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या आता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म में हमने देखा था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन, यहां पर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, या फिर हम लोग लेंगे कि इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी दोनों में से किसी एक को इक्वल रख लें तो दूसरे को अनइक्वल करना होगा। जैसे यहाँ डिस्टेंस को हमने इक्वल किया, अनइक्वल किया, तो यहाँ डिस्टेंस को इक्वल कर लिया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर पहले से मैं बता दूं कि ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। यहाँ जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये 5 मीटर है, फर्स्ट 5 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर जो हो गया सपोज कर ले 3 सेकंड में, नेक्स्ट 20 मीटर जो है वो सपोज कर ले 5 सेकंड में। कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और ये अपने पास टाइम है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर और देखते हैं, इधर तो टाइम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लेते हैं। और ये डिस्टेंस अपने पास कितने हैं, फर्स्ट है 5 कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, तो 5 टोटल पहले देख लेते हैं। तो 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 है, उधर 5 प्लस 3 8 एंड 1 9 है। तो टाइम एक्सिस पर हमें 9 तक रखना होगा और इस पे मैक्सिमम हमें क्या करना होगा, यानी 9 का ही रख लेते हैं। तो 9 का रख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 में आ जाएगा। आगे चेक करते हैं। तो ये 5 कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 है, तो ये 9 हमें लिया था, यानी 1 है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर हम लोग ले लेते हैं 5 10 15 20 25
30, 35, 40 इस तरह से आगे लगेगा। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं? जब टाइम 1 सेकंड है तो डिस्टेंस कितने हैं? 5 मीटर। इस पॉइंट को लोकेट करते हैं तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो ये पॉइंट मिल जाएगा, इधर से 5 इधर से 1। नेक्स्ट है अपने पास 3 + 1, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 10 + 5 15, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 है, तो ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 है। नेक्स्ट हो जाएगा ये 15 + 20 35, और ये 5 + 3 + 1, तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने कितने हैं? 35, तो 35 जो है, और इधर से चलें तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 35 की लोकेशन मिलेगी। अब यहाँ से जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये अपना स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन। जब ग्राफ हम लोग एक्चुअल में जब ग्राफ यहाँ पर स्केलिंग से ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मीनिंग क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म का है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। The graph is a straight line in case of uniform motion and the graph is not a straight line, that is zigzag line in case of non-uniform motion। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? मोशन का कॉन्सेप्ट चेक किया। आगे भी हम लोग मोशन कंटिन्यू रखेंगे। अब इनपुट बेस्ड जो असाइनमेंट होगा, इस असाइनमेंट को हम लोग, मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिंक डाल दूंगा जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से इन असाइनमेंट इनपुट बेस्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट को चेक कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग मोशन में देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? फिर मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।